हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 12 का अगला वीडियो। इस समय हम एक्सरसाइज 5.8 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.8 में हमने अब तक रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, इन दोनों थ्योरम का एनालिसिस किया, इन चीज़ों को समझा, क्या है रोल्स थ्योरम और क्या है मीन वैल्यू थ्योरम, मध्यमान प्रमेय। और इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किया, हम क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर से एक बार रोल्स थ्योरम और मध्यमान थ्योरम छोटा सा शॉर्टकट में एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। क्या थी रोल्स थ्योरम? कि कोई फंक्शन था और वो फंक्शन जो है हमारा किसी क्लोज इंटरवल a कॉमा b में इस प्रकार परिभाषित था, वास्तविक मान फलन था, इस प्रकार परिभाषित था कि तीन चीजों को वो वेरीफाई करता था। कौन कौन सी? कि f आपका क्या होता था, क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस होता था। क्लोज इंटरवल ए बी में क्या होता था, कॉन्टिन्यूअस होता था। और वो फंक्शन आपका ओपन इंटरवल में क्या होता था, हाँ, डिफरेंशिबल होता था, अवकलनीय होता था। और तीसरी कंडीशन क्या थी इसकी, एफ ए इज इक्वल टू किसके, एफ बी के, ठीक है। अगर इतनी कंडीशन को कोई फॉलो करता था, ठीक है, एफ इज इक्वल टू एफ बी, हाँ, एफ इज इक्वल टू एफ बी, अगर इतनी कंडीशन को कोई फॉलो करता था तो निश्चित रूप से एक वास्तविक संख्या सी ऐसी जरूर होती जो ए कॉमा बी में उपस्थित होती और जिसके लिए एफ डैश सी बराबर क्या प्राप्त होता था, 0, ठीक है। ये थी हमारी रोल्स थ्योरम। और जो हमारी मध्यमान प्रमेय थी, यहीं से चीजें बदल जाती हैं, इतनी चीज में परिवर्तन आ जाता है। मध्यमान के लिए चीजें क्या हो जाती हैं, तीसरी कंडीशन में हमारी एफ ए एफ बी के क्या होता है, बराबर नहीं होता है। और उस दशा में सी, एक वास्तविक संख्या सी जो इज द एलिमेंट ऑफ ए कॉमा बी, ऐसी जरूर प्राप्त होगी। सी इज द एलिमेंट ऑफ ए कॉमा बी, ऐसी अवश्य प्राप्त होती जिसके लिए एफ डैश सी का मान कितना होता, बताइए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन कितना, बी माइनस ए, ठीक, ठीक है। नहीं, बी माइनस ए होगा, सी नहीं होगा। एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है भाई। कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे, एफ ए कामा एफ ए और दूसरा बी कामा एफ बी। तो एफ बी माइनस एफ ए बटे कितना, बी माइनस ए, सी का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये हमारी रोल्स थ्योरम और ये है हमारी मध्यमान प्रमेय। आगे बात समझ में। इस पर हमने एक एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है कि जांच कीजिए रोले का प्रमेय अग्रलिखित फलनों में किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों से क्या आप रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं? तो देखो, जहां तक रोले की प्रमेय का विलोम पॉइंट है, यानी उसका कन्वर्स, उल्टा, तो अभी अभी हमने तीन चीजें आपको बताई कि कोई फंक्शन है हमारा, वो किसी क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में डिफाइन है, ठीक है। और वो तीन कंडीशन कि f क्या है, क्लोज इंटरवल a कॉमा बी में क्या होता है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। और वो फंक्शन हमारा ओपन इंटरवल में क्या है, डिफरेंशिबल है। और तीसरी कंडीशन क्या थी हमारी, कि f इज इक्वल टू एफ बी है, ठीक है। f इज इक्वल टू क्या है, एफ बी है। कि अगर इन तीनों को वेरीफाई करता है तो कंक्लूजन हमें क्या मिलता है, कंक्लूजन हमें यह मिलता है कि f डैश सी इक्वल टू क्या मिलता है, 0, ठीक है। ये तो हमारी रोल्स थ्योरम सही से थी। अगर इसके कन्वर्स की बात की जाए तो कन्वर्स में क्या होगा, हम ये मान के चलेंगे कि कोई f हमारा वास्तविक मान फलन है जो किसी क्लोज इंटरवल a कॉमा बी में डिफाइन है, और यदि कोई बिंदु c एक ऐसा प्राप्त होता है जिसके लिए f डैश सी इज इक्वल टू 0 हो, जिसके लिए f डैश सी इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो ये निम्नलिखित तीन बातें इस पर लागू होंगी। क्या यही तीन बातें यहां आ जाएंगी, ठीक है भाई। उल्टा, जैसे पहले रोल्स थ्योरम में क्या हम इतनी बातों को क्या करते हैं, मानकर चलते हैं कि इतने सारे गुण
ये सारे गुण क्या हो, किसी अगर फलन के पास हैं तो उससे निष्कर्ष ये निकलता है कि सी एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है जो ए और बी के बीच में उपस्थित होता है कि एफ डैश सी बराबर किसमें, जीरो आता है। ठीक है, अगर इसका उल्टा चलना है तो इस जो कंक्लूजन निकला है इसको अपना गिवन पॉइंट मान करके और इन तीन बातों को कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, कि अगर कोई फलन है जिसमें एफ डैश सी बराबर क्या मिलता है, हमें जीरो मिलता है किसी बिंदु सी पर, ठीक है, तो वो फलन निश्चित रूप से तीन बातों को अवश्य पालन करना चाहिए कि वो हमारा क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा, ओपन इंटरवल में डिफेंसिबल होगा और एफ ए बराबर एफ बी आएगा। ठीक है भाई, सिंपल सी बात थी कन्वर्स की, तो कन्वर्स पर ही चर्चा हो गई। अब क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हमारा एक्स के लिए x इज द एलिमेंट ऑफ 5,9, यही है ना। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके बारे में आप समझ चुके हो कि इसमें कुछ भी रखो, ठीक है, इसके बाहर जो निकलेगा एक इंटीजर ही निकलेगा, पूर्णांक ही निकलेगा, और वो कैसा निकलेगा, इससे कम या फिर स्वयं यही। जैसे अगर 1.6 आ गया तो क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। फिर अगर 1.9 आ गया तो 2 के एकदम करीब है, लेकिन हम लिखेंगे क्या 1। 5 आ गया तो 5। ठीक है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है, जैसे हमने लिख दिया यहां पर 5.6, ठीक है, तो 5.6 लिखने के बाद अब इसका आंसर क्या होता है कि इसके ठीक पहले कितने चीज पूर्णांक हैं आपके पास, कितने पूर्णांक बन सकते हैं। तो 5.6 के पहले पहला पूर्णांक क्या बनेगा 5, फिर इसके पहले 4, फिर इसके पहले 3, फिर इसके पहले 2, इसी तरह से ये हमारा फंक्शन अपना चलता जाएगा। तो इन सभी फंक्शनों में जो ग्रेटेस्ट होगा, सबसे ग्रेटेस्ट कौन मिलेगा, हमें 5 मिलेगा, और इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है 5, और इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आगे बात समझ में। तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशियल होता है। अब कैसे पता हमें, या तो लर्न रखें या फिर कुछ कॉन्सेप्ट समझे रहें। चीजों को यहां पर हमें याद रखना जरूरी है, और अभी के लिए हम कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, हमने कल आपको एक चीज लिखवाई थी नोट में कि अगर कोई फंक्शन, ठीक है, किसी गिवन इंटरवल में या किसी पॉइंट पर हमारा क्या है, डिफरेंशियल है, अवकलनीय है, तो वह निश्चित रूप से कंटिन्यूअस भी होगा, सतत भी होगा। ठीक है, किंतु अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर, तो जरूरी नहीं है कि वह उस पर अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यही बात तो बताई गई आपको, समझ में आ रहा है इतना ना, कि अगर कोई फलन क्या हो गया, अवकलनीय हो गया, तब तो 100% कन्फर्म है कि वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर फलन सतत पाया गया तो इस बात पर हम नहीं कह सकते कि वो फलन सतत है तो अवकलनीय होगा या नहीं होगा। अवकलनीय हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। आगे बात समझ में। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यहां पे लिखेंगे चूंकि फलन एफ एक्स एक महत्तम पूर्णांक फलन है, महत्तम पूर्णांक फलन है जो अंतराल, ये किसका, इसका अंतराल कितना दिया गया है, x 5,9 है ना, x इज द एलिमेंट ऑफ 5,9, जो अंतराल 5,9 में ना तो सतत होगा, ना तो सतत है, और ना ही अवकलनीय है। और ना ही अवकलनीय है। आई बात समझ में इतना, हाँ बात आई। ये तो आपने बता दिया। अब ये तो उपाय होता है, या तो इसको हम मान के चलें या तो फिर आप इसका प्रूफ दो। ठीक है,
तो आइए इसका हम प्रूफ देते हैं आपको, क्यों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता और क्यों ये अवकलनीय नहीं होता। देखिए यहां पर एक डायग्राम बना रहे हैं हम, ठीक है। इस फलन का हम ग्राफ रेडी करने चल रहे हैं कि इसका ग्राफ क्या होगा। 5 और 9 दो पॉइंट दिए गए हैं, मान लेते हैं 5 यहां पर है हमारा और 9 कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। अब इसके बीच में इसका हमें ग्राफ बनाना है इस फलन का, ठीक है। कैसा ग्राफ प्राप्त होगा, हमें पता है देखो कि जब हम 5 रखेंगे वैल्यू, इसमें क्या रखेंगे 5 रखेंगे वैल्यू, तो कितना मिलेगा हमें 5 ही मिलेगा, ठीक है। फिर अगर हम जैसे आगे बढ़ेंगे 5.1 रखेंगे, अब इसके बीच में देखो कितने नंबर आएंगे, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक मिनट, सिक्स 7 और 8, 6 7 और 8, ठीक है भाई। इतने पॉइंट होंगे इसके बीच में, और इसके बीच में कुछ पॉइंट में ही बनेंगे, जैसे 5.1 5.2 5.3 4 5 6 5.9 तक, क्योंकि 5.9 के बाद क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। ऐसे सबके होगा, 6.9 के बाद 7 आ जाएगा। तो ये बताइए कि जब हम 5 पॉइंट से यहां से, देखिए इंटरवल्स की बात कर रहे हैं, इसको हमने डार्क कर दिया, मतलब ये क्या है क्लोज है यहां पर, है ना। 5 की वैल्यू हम लेकर चल रहे हैं, तो 5 से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो बताओ 5.5 के लिए तो 5 ही हो गया, 5.1 के लिए कितना होगा 5 ही होगा, 5.2 5.9 तक क्या होगा 5 ही होगा ना, 6 पे तो पहुंचेंगे नहीं अभी, तो 5.9 तक क्या होगा हमारा, ये बताओ 5 ही होगा ना। और 6 को क्या करेंगे हम यहां पर छोड़ देंगे, भाई 6 पर नहीं जाएंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा एक ओपन इंटरवल आ जाएगा, 6 को छोड़ेंगे, फिर 6 से स्टार्ट करिए और 7 तक फिर यही सिलसिला चलेगा, ठीक है। फिर 7 से स्टार्ट कीजिए, फिर कहां तक 8 तक, फिर 8 से स्टार्ट कीजिए कहां तक 9 तक, ठीक है। तो ये बन गया हमारा इसका डायग्राम। अच्छा यहां से चीजें समझ में आ रही हैं कि देखिए जैसे हम 5.1 5.2 5.8, ठीक है, 5.9 तक जाएंगे जब, ठीक है, तो 5.9 तक हमें अपने फलन का मान क्या मिलता रहेगा 5 ही मिलता रहेगा। लेकिन जैसे ही 6 पर आ जाएंगे तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा, और वहीं पर फलन हमारा क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। देखिए यहां पर हमने इसको ओपन किया है, इसका मतलब क्या हमें 6 नहीं लेना है, यानी 5 से स्टार्ट करना और 5.9 तक, 5 को छोड़ करके 5 और 6 के बीच में इसकी वैल्यू, अगर यहां पर आप x इमेजिन करते हो तो x को कैसे डिफाइन करोगे कि x इज ग्रेटर आर इक्वल देन किसके 5 के, बट इज लेस देन, ओनली लेस देन, नॉट इक्वल, सॉरी ओनली लेस देन 6 के। आई बात समझ में भाई। इसी को तो हम ऐसे लिखते हैं 5 और कॉमा 6 और यहां पर छोटा ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया 5 पे यहां पे क्या है क्लोज इंटरवल है, और यहां पे क्या है ओपन है, ओपन होने का मतलब 6 को नहीं लेना है, और यहां पर क्लोज होने का मतलब 5 को लेकर चलना है। और बीच की बात तो सब है ही कि 5 और 6 के बीच में जितने भी नंबर है सबको लेके चलना है, लेकिन यहां पर क्लोज लगने का मतलब 5 को भी लेके चलना है, और यहां पर ये छोटा ब्रैकेट लगने से क्या मतलब है कि 6 को छोड़ देना है, 6 को नहीं लेना है, इसलिए हमने यहां पर ओपन कर दिया। यही बात हर स्टेप पर लागू हो रही है। तो कहीं भी क्या फलन हमारा कंटिन्यूअस दिख रहा है आपको, भाई इतना गैप तो वैसे ही नजर आ रहा है हमें यहां पर, तो फलन तो हमारा कंटिन्यूअस है नहीं। ये बात स्पष्ट हुई पूर्ण रूप से कि 5.1 से लेकर के 5.9 तक इसका जो डायग्राम होगा सब पर 5 ही रहेगा, सब पर क्या रहेगा 5 ही रहेगा, और लेकिन जैसे हम 6 पर पहुंचेंगे, ठीक है, तो 6 पर फिर क्या होने लगेगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 5.9 तक 5 ही रहेगा, 6 पर क्या हो जाएगा इसका 6.1 टू 6.9 तक इसका 6 रहेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर गैप जरूर बनेगा बीच में, और गैप बनने का मतलब हो गया, यानी ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं इस पर हम क्या कर सकते हैं, कोई एक सतत रेखा नहीं खींच सकते हैं। आगे बात समझ में, ये खुद ही अपना ड्रॉ किया गया है, ठीक है भाई। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि कोई ग्राफ बने और बिना पेन उठाए हम उस ग्राफ को ड्रॉ करते रहें, यही कंटिन्यूअस है। लेकिन आप देख रहे हो यहां पर कितना गैप दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो इस वजह से क्या है हमारा फल मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है किसी भी इंटरवल में। आगे बात समझ में। दूसरी चीज हो गई
कि क्या ये अवकलनीय है कि नहीं है, अवकलनीय है कि नहीं है। अवकलनीयता की भाई हमें बताना होगा ना। तो हमने आपको बताया था कि अवकलनीय कोई फलन है या नहीं है कैसे पता चलता है हमें, कि अगर किसी पॉइंट पर हम कोई स्पर्श रेखा, कोई टेंजेंट उसकी ड्रॉ करें और सिर्फ एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ हो, एक अद्वितीय स्पर्श रेखा खींच सकें या सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सकें, तो वो क्या होगी, फलन उस बिंदु पर क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो यहां पर देखो, यहां पर हमें जो कॉर्नर मिल रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग एंड पॉइंट जो मिल रहे हैं, इन कॉर्नर की वजह से क्या होगा कि अगर यहां पर हम कोई स्पर्श रेखा खींचे तो यहां पर कई सारी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, देख रहे हो। तो यहां पर जब कई सारी स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं तो हमारा इस बिंदु से लेकर के यहां तक ये पूरा फलन क्या है, सभी बिंदुओं पूरे अंतराल में, ठीक है, इंटायर क्लोज इंटरवल और फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, इस संपूर्ण अंतराल में 5,9 में हमारा फलन क्या है, अवकलनीय नहीं, ठीक है। देखो इस बात को, इसे फलन f(x) एक महत्तम पूर्णांक फलन है जो यहां पर देखो बंद अंतराल में हमने दिया है रीजन, बंद अंतराल में क्या है, ये ना तो सतत है ना ही अवकलनीय है, जबकि अवकलनीय क्लोज ओपन इंटरवल में होना चाहिए। तो यहां पर एक लाइन और एक्स्ट्रा लिखनी होगी हमें। हमें समझ में आ गया है, लग रहा है, उम्मीद है कि चीजें आप समझ गए होंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा सतत और अवकलनीय नहीं होता। तो यहां पर देखो इस लाइन को मिटाना होगा हमें, 5 में सतत नहीं है, ठीक है। सतत नहीं होगा, ठीक है, तथा ओपन इंटरवल 5,9 में, क्योंकि भाई रोल्स थ्योरम इस पर एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी, इस बात को बताने के लिए हमें दोनों बातें होनी चाहिए ना, बंद अंतराल में ये सतत होना चाहिए और खुले अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। तो इसकी रीजन भी हमें देना होगा कि बंद अंतराल में क्या है, सतत नहीं है, और खुले अंतराल में तथा में अवकलनीय भी नहीं है। इतनी सी बात हो गई, बोलो। और अगर इसका एफ ए निकालें और एफ बी निकालें तो वो भी क्या होगा, अलग अलग आएगा, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, चूंकि एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, 5 है। तो अगर इसका हम f5 निकालें, क्या निकालें, f5 निकालें, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होगा, 5 होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। और यहां पर अगर 9 के लिए इसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालें तो इसके लिए भी क्या होगा, ये 9 होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं भाई f5 हमारा किसके बराबर नहीं आया, f9 के बराबर नहीं आया, अतः यहां रोल्स थ्योरम लागू नहीं होती है। बात समझ में आ गई आपके, क्या रोल्स थ्योरम यहां पे लागू होगी, नहीं लागू होगी ना भाई, ये किसी भी शर्त का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ये एक आध शर्त का पालन कर भी रहा होता, और जैसे 3 शर्तें हैं, तीनों का पालन करेगा तभी हमारा वो रोल्स थ्योरम उस पर लागू होगी। तीनों में से मान लो 2 का पालन कर रहा है, कंटिन्यूअस है, अवकलनीय है, लेकिन एफ ए और एफ बी बराबर नहीं है, तो भी क्या होगा, हमारा रोले की थ्योरम वहां पर लगेगी नहीं, ठीक है। जब ये तीनों शर्तों को पालन करेगा तभी हमारी रोल्स थ्योरम लागू होगी, ठीक है। और यही सिस्टम हमारे मध्यमान प्रमेय में भी है, ठीक है। वहां पर भी यही है कि अगर सारी शर्तों का पालन करेगा तभी मध्यमान प्रमेय लगेगी, ठीक है। तो इतनी बात हो गई है। अब इसमें एक और रीजन देना है कि इसके कहना रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में यदि करके लिखेंगे, यदि कोई वास्तविक संख्या c is the element of 5,9 इस प्रकार हो कि f डैश c इज इक्वल टू कितना, 0, f डैश c कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो हमें पता है कि f डैश c अगर 0 आ रहा है
ठीक है भाई, हम इसका उल्टा मान रहे हैं ना, कंक्लूजन हमारा एफ डैश सी निकलता है। अगर सारी शर्तों का पालन करता है तो एफ डैश सी क्या होता है, 0 होता है। अब इसका उल्टा चलना है तो एफ डैश सी को ही अपना गिवन पॉइंट बनाना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई वास्तविक संख्या क्या है, सी इज द एलिमेंट ऑफ 5,9 इस प्रकार परिभाषित है कि एफ डैश सी क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। तो अगर एफ डैश सी 0 आएगा तो इसका मतलब अब बाकी की 3 शर्तें यह पालन करेगा। जबकि तो F5 इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, F6। यहां पे लिख देंगे यदि कोई वास्तविक फलन है, ये यदि कोई वास्तविक संख्या C के लिए इतना हो गया। अब यहां पे लिखेंगे यदि फलन Fx पर रोले का प्रमेय लागू हो तो यह लागू हो तो, ठीक है, तो क्या हमारा F5 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, F9 होना चाहिए, है ना। किंतु F5 इज इक्वल टू F9 इज नॉट इक्वल टू, हम बोल देंगे F5 किसके बराबर नहीं है, F5 F9 के बराबर नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। देखो इसका उल्टा, दो तीन स्केच खरीदने पड़ेंगे, लाल नीला कुछ, तब कुछ और मजा आएगा। रोले का प्रमेय का विलोम, ठीक है, यदि कोई वास्तविक संख्या C इज द एलिमेंट ऑफ 5,9 इस प्रकार हो कि f डैश बराबर C, तो तथा यदि फलन fx पर रोले का प्रमेय लागू हो तो F5 इज इक्वल टू किसके, F9 होना चाहिए। ठीक है, किंतु F5 किसके बराबर, F9 के बराबर नहीं है। या सीधे सिंपल से बोल सकते थे यार कि F5 F9 के बराबर नहीं है, और ना तो फलन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, और ना ही फलन हमारा अवकलनीय है, अतः इस पर रोले की प्रमेय क्या होगी, लागू नहीं होगी। तो यहां से भी वही चीज आ रही है कि रोले की प्रमेय नहीं लागू होगी, और अगर विलोम ले चल रहे हैं तो भी वहां से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि रोले की प्रमेय क्या होगी, हमारी लागू नहीं होगी। ठीक है, अतः यहां रोले का प्रमेय लागू नहीं होगा। क्या होगा, लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए इसके सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट तो इसका एकदम सेम टू सेम है, ठीक है, ये आपका आसानी से आ जाएगा। और थर्ड वाले पार्ट में देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या है, हमारा एक बहुपदीय फलन है जो हमारा कंटिन्यूअस भी होगा और अवकलनीय भी होगा। ठीक है, और रह गई बात कि एफ ए बराबर एफ बी आएगा कि नहीं आएगा, तो F1 निकाल लीजिए। F1 पर देखो क्या आ जाएगा आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन है। तो जब F1 निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वन इज इक्वल टू 0, और जब F2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस वन इज इक्वल टू 3। तो यहाँ का मतलब F1 इज नॉट इक्वल टू किसके, F2 के। तो दो शर्तों का तो पालन कर रहा था ये, लेकिन तीसरी शर्त का पालन नहीं कर रहा है, अतः यहां भी रोले की प्रमेय क्या होगी, लागू नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक फंक्शन दिया है हमें जो किस पॉइंट पर -5, क्लोज इंटरवल -5, पर क्या है, परिभाषित है, और क्या दिया गया है, आ, यानी कोई वास्तविक फलन है। इस अंतराल पर क्या है, एक वास्तविक फलन है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि एक सतत फलन है। अच्छा, खुद ही बता दिया एक सतत फलन है,
यदि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है तो सिद्ध कीजिए कि एफ माइनस फाइव इज नॉट इक्वल टू किसके, एफ फाइव के। ठीक है, इस बात को हमें सिद्ध करना है। तो अगर देखो इस बात को हमें सिद्ध करना है तो हम इतनी सी बात कह सकते हैं कि भाई अगर इस पर रोली का प्रमेय लागू नहीं होगा, रोली का प्रमेय क्या होगा, इस पर लागू नहीं होता है, तो कंफर्म है कि एफ ए कभी भी एफ बी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि एफ ए एफ बी के बराबर अगर हो गया तो रोली का प्रमेय वहां पर लागू होगी, क्योंकि सतत खुद ही बता दे रहा है। चलिए देखिए हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एफ माइनस फाइव इज नॉट इक्वल टू एफ फाइव, यही प्रूव करना है ना। तो मान लेते हैं दोनों बराबर हैं, ठीक है, चूंकि फलन एफ इंटरवल 5, 5 में सतत है तथा ओपन इंटरवल -5, 5 में अवकलनीय भी होगा, अवकलनीय भी होगा। ठीक है, अच्छा ये सतत है, ये तो हमारा गिवन पॉइंट है, ज्ञात है ना, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम, ज्ञात है, सतत होने वाली बात। लेकिन अवकलनीय है ये तो ज्ञात नहीं है, ये किस आधार पर हम बोल रहे हैं। ठीक है, देखो एक छोटा सा रूल होता है कि अगर कोई भी फंक्शन है, ठीक है, ये किसी भी पॉइंट पर एक्स की किसी भी मान के लिए अगर इसका एक डेफिनेट एक निश्चित मान आता है, यहां पर कैसा मान आता है, एक निश्चित मान आता है, ठीक है, कोई परिभाषित मान आता है, तो हमेशा वो फलन क्या होता है, यहां पर अवकलनीय मान लेते हैं उसको। ठीक है, चूंकि जो फंक्शन है हमारा वो इंटरवल -5, 5 में क्या दे रहा है, एक रियल नंबर दे रहा है, यानी एक निश्चित मान दे रहा है, कोई वास्तविक संख्या आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा। ठीक है, या इतनी सी बात को अगर नहीं भी लो, अवकलनीयता नहीं भी लो, तो हम बोल सकते हैं भाई, मान लेते हैं, माना या सिर्फ इतनी सी बात लिख देते हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिख सकते हैं कि यदि एफ -5 बराबर किसके, एफ फाइव हो तो यह तो फलन एफ -5, 5 या खाली फलन एफ पर रोले, तो फलन एफ रोले के प्रमेय की सभी शर्तों का पालन करेगा।
आगे बात समझ में? यदि f-5 किसके बराबर, f5 के बराबर मान लेते हैं तो कंटिन्यूअस दिया गया है, डिफरेंशियल भी है, तो फलन f जो है रोले के प्रमेय की सभी शर्तों का क्या करेगा, पालन करेगा। ठीक है, अतः कोई वास्तविक संख्या C ऐसी C is the element of -5, 5, वास्तविक संख्या C is the element of, इस प्रकार अवश्य होगी कि f डैश C इज इक्वल टू किसके, 0। ठीक है, f डैश C इज इक्वल टू किसके, 0 के। लेकिन देखो प्रश्न नंबर 3 में साथ ही साथ एक बात और कही गई है कि यदि f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, दिया गया है प्रश्न में खुद कि नहीं। किंतु ज्ञात है कि f डैश x इज इक्वल टू f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं हो सकता, किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं हो सकता। यहां तक बात समझ में आई? हमने बोला आपका फलन क्या है, इसमें सतत है, ज्ञात है, और ये इसमें एक निश्चित मान दे रहा है, इसलिए अवकलनीय भी होगा। ठीक है, फिर यहां पर यदि f माइनस, जैसे ये चीज प्रूव करनी थी हमें कि बराबर नहीं है, तो हम ये दो शर्तें पालन कर रहा है, तीसरी शर्त मान लेते हैं, तीसरी शर्त भी का ये पालन कर रहा है। ठीक है, तो तीसरी शर्त का अगर ये पालन कर रहा है, यानी यदि f-5 बराबर f5 हो तो फलन f रोले के प्रमेय के सभी शर्तों का पालन करेगा। ठीक है, अब इसकी शर्तें क्या होगी भाई, 3 शर्तें तो पालन कर ही रहा है ये। ठीक है, और फिर फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा कि अतः कोई वास्तविक संख्या C इज द एलिमेंट ऑफ -5, 5 इस प्रकार अवश्य होगी कि f डैश C क्या निकले, 0। ये तो निष्कर्ष निकलता है रोले का प्रमेय का। लेकिन हमें ज्ञात है, एक बात और ज्ञात है कि हमारा जो f डैश x है वो किसी भी बिंदु पर क्या है, शून्य नहीं हो सकता। तो जब f डैश x शून्य नहीं हो सकता तो f डैश x ही की सहायता से तो हम C का मान निकालते हैं। भाई जब हम f डैश x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो इसी में x के प्लेस पर क्या रख देते हैं, C रख देते हैं, और उससे C की वैल्यू निकालते हैं। तो जब f डैश x ही किसी बात पर 0 नहीं होगा तो इसका मतलब f डैश x भी किसी भी बिंदु पर क्या होगा, 0 नहीं होगा। आगे बात समझ में? और अगर ये किसी भी बिंदु पर 0 नहीं होगा, इसका मतलब यहां रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी। और उसका क्या कारण होगा, उसका सिर्फ एक और एक ही कारण होगा, क्योंकि ये दो शर्तों का तो पालन कर रहा है, और तीसरी शर्त जो हमने मानी थी ये हमारा, ठीक है, क्या है, ये विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि हमने जो माना था कि f-5 बराबर किसके, f5 के, वह सही नहीं है। आगे बात समझ में? इसका मतलब ये क्या है, f-5 इज नॉट इक्वल टू किसके, f5 के। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना f-5 इज इक्वल टू f5 के कारण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अतः f-5 इज नॉट इक्वल टू f5 की प्रूफ। समझ में आया? ठीक है, हमने क्या बोला, क्वेश्चन क्या था कि ये कोई फंक्शन था और प्रूव करना था। ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस से दे रखा है, और दे रखा है कि प्रूव करो कि f-5 किसके बराबर नहीं है, f5 के बराबर नहीं है। और क्या दे रखा था कि f डैश x जो है ये किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं हो सकता था। इतना क्वेश्चन में दिया था।
ठीक है, और सिद्ध करना था f माइनस फाइव इज नॉट इक्वल टू f5। कोई चूंकि क्वेश्चन में खुद दिया था सतत है, ठीक है, तो हमने बोला अगर हमारा कोई फंक्शन कोई डेफिनेट वैल्यू देता है तो हमारा अवकलनीय भी होगा, ठीक है, तो इस वजह से ये क्या होगा, हमारा अवकलनीय भी हो गया, ठीक है। अब रह गई तीसरी शर्त जो थी, इसको हम मान लेते हैं कि ये दोनों ये क्या है, बराबर है, ठीक है। यदि लिख दो या माना लिख दो, बात तो एक ही होगी। माना f माइनस फाइव बराबर किसके, f5 के हो तो फलन f रोले के प्रमेय के सभी शर्तों का क्या करेगा, पालन करेगा, ठीक है। भाई तीसरी कंडीशन जो कंफर्म नहीं है, जिसको हमें प्रूव करना है कि वो बराबर नहीं है, ठीक है, तो मान लेते हैं वो बराबर है, मान लेते हैं क्या वो बराबर है। अगर वो बराबर मान ले रहे हो तो इसका मतलब ये रोले की प्रमेय की सारी शर्तों को मान रहा है, यहां पर रोले की प्रमेय क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। तो लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलेगा रोले की प्रमेय का, कि एफ डैश सी क्या होगा, हमारा 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर ये बराबर है तो फलन एफ क्या होगा, रोले के प्रमेय के सभी शर्तों का पालन करेगा। अतः कोई वास्तविक संख्या सी इज द एलिमेंट ऑफ माइनस फाइव कामा फाइव इस प्रकार अवश्य होगी कि एफ डैश सी बराबर किसके, 0 के। लेकिन हमें एक बात और ज्ञात है कि एफ डैश एक्स तो किसी भी बिंदु पर क्या है, शून्य नहीं है। जब एफ डैश एक्स किसी बिंदु पर शून्य नहीं है तो एफ डैश सी भी किसी बिंदु पर शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बात समझ में, चाहे यहां पर एक लाइन और लिख लो, जितना इसको बढ़ाना चाहो गाथा जितनी लिखनी चाहो लिख सकते हो यहां पर, ठीक है, कि किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, ठीक है, तो एफ डैश सी भी किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। चाहो तो लिख लो यहीं पर, तो एफ डैश सी भी शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना f माइनस फाइव, यही तो माना था हमने, हमारी कल्पना क्या थी, माना क्या था हमने, f माइनस फाइव किसके बराबर, f5 के बराबर है। और ये विरोधाभास यहां पर क्यों उत्पन्न हो रहा है, एफ डैश सी को तो 0 के बराबर आना चाहिए, जबकि ये नहीं आ रहा है, नहीं संभव है। ऐसा इसलिए नहीं संभव है कि आपने इस चीज को गलत मान लिया, ये कभी बराबर हो ही नहीं सकते, अतः ये क्या है, आपके बराबर नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है और ये एक इंटरवल दिया गया है 1,4, ये ना 1,4 में क्या है हमारा फलन। अब इस अंतराल में हमें इस फलन को मध्यमान प्रमेय लागू होगी या नहीं लागू होगी, इस बात के लिए डिस्कस करना है, सत्यापित कीजिए, यानी इस पर हमें मध्यमान प्रमेय को लागू करके दिखाना है, ठीक है। क्वेश्चन मिल गया, अंतराल मिल गया कि इस अंतराल में हमें इस फलन पर मध्यमान प्रमेय लागू होगी। तो अगर इस पर मध्यमान प्रमेय लागू होगी तो ये मध्यमान प्रमेय के नियम शर्तों का पालन करेगा, उन्हीं शर्तों को पालन करवाते हुए चले आइए, ठीक है। चूंकि फलन एफ एक्स कैसा फलन है, एक बहुपदीय फलन है, बताइए, एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, अतः यह सभी x इज द एलिमेंट ऑफ R के लिए क्या होगा, सतत व अवकलनीय होगा, ठीक है। अर्थात एफ एक्स क्लोज इंटरवल 1,4 में क्या होगा,
या देखो अब क्या बार बार इसको लिखना, एक ही बार में तो हो गया सब काम ना भाई। कह दिया, हमने कह दिया कि किसी भी वास्तविक संख्या के लिए क्या होगा, हमारा सतत होगा और अवकलनीय होगा। तो आप चाहे अब बंद अंतराल 1,4 की बात कर लो, चाहे ओपन अंतराल खुले अंतराल 1,4 की बात करो, ठीक है, हर कंडीशन में क्या हो गया आपका, ये सतत हो गया और अवकलनीय हो गया। अब यहां पर एफ ए एफ टू के बराबर नहीं होना चाहिए, एफ ए की वैल्यू निकाल लो। एफ ए का मतलब कितना, 1 ना, 1, तो 1 रख दो, इसमें कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -4 -3 कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, एक में से 7 का कितना आ जाएगा, -6। F4 की वैल्यू निकाल लो, तो 4 का स्क्वायर -4 × 4 माइनस कितना 3, तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 और 3 कितने हो जाएंगे 19, और 4 चौक 16, ठीक है, ये हो गया 16, ये हो गया 16, ये कितना -3, तो कितना आ जाएगा आंसर -3 ना, ये कितना आ गया आपका -3। आगे बात समझ में इतना, गर्मी अभी से ही लगने लगी है। तो चलिए देखिए, हाँ भाई दोनों की वैल्यू आ गई। अब यहां पर हमारा एफ ए बी किसके बराबर नहीं है, एफ बी के बराबर नहीं है, ठीक है, इंप्लाइज दैट लगा दो, इंप्लाइज दैट F1 इज नॉट इक्वल टू किसके, F4 के, ठीक है, ये बराबर भी नहीं है। तो लिख देंगे यहां पे, चूंकि फलन fx मध्यमान प्रमेय की उपरोक्त, चूंकि फलन उपरोक्त दिया है, फलन fx, इसको लिखने की क्या जरूरत है, हो तो गया, अतः कोई बिंदु, गर्मी लगने लगती है तो दिमाग उबन सी महसूस होने लगती है, अतः कोई वास्तविक संख्या c इज द एलिमेंट ऑफ 1,4। इस प्रकार अस्तित्व में होगी कि, बताओ आगे क्या लिखें आप, एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना, रोले की परमेय नहीं है, जीरो मध्यमान परमेय है, एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना, एफ बी माइनस एफ ए बटे कितना, बी माइनस ए, ठीक है। सबसे पहले आप पहले एफ डैश एक्स निकालो, या एफ डैश सी निकालना तो डायरेक्ट रख दो इसी में, एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ बी की वैल्यू कितनी आई है, बी का मतलब क्या 4 ना, या एफ डैश सी को यहां पर ऐसा लिख सकते हो, बी की वैल्यू कितनी हमारी 4 है, माइनस ए की वैल्यू कितनी है 1 है, माइनस कितना 4 - 1। अब F4 की वैल्यू कितनी आई है -3, ठीक है, F1 की वैल्यू कितनी आई है, तो देखो ये माइनस तो फार्मूले का, और वो -6 करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, यहां पर 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, 6 में से 3 गए 3/3, कितना हो जाएगा ये 1 आ गया, एफ डैश सी की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। बात समझ में आई, अगर एफ डैश सी की वैल्यू 1 आ रही है तो पहले आप एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 4x - 3, तो इसका अवकलन कीजिए, कितना हो जाएगा ये 2x - 4, 3 का 0 हो जाएगा, ठीक है, चूंकि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना 2x - 4 के, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना, जहां एक्स है वहां पे सी रख दीजिए, 2c माइनस कितना 4 के, फिर एफ डैश सी की वैल्यू कितनी आई है 1, तो 2c - 4 इज इक्वल टू किसके 1 के, तो 2c इज इक्वल टू -4 हो जाएगा क्या, +4 5 हो जाएगा, c इज इक्वल टू कितना आ गया आपका
5/2। सी इज इक्वल टू कितना आ गया 5/2। और देखो क्या 5/2 आपका 1 से 4 के बीच में होगा? यहां पर 1 है और यहां पर क्या है 4 है। और ये कितना है 5/2। 5/2 का मतलब कितना 2.5 ना। तो 2.5 तो देखो भाई इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो अतः यही क्या होगा, यहाँ पे लिख भी सकते हो सी इज इक्वल टू कितना 5/2 इज द एलिमेंट ऑफ 1,4। 1,4 यहां भी कोई बात नहीं। ठीक है आंसर। अतः यहां मध्यमान प्रमेय लागू होती है। मध्यमान प्रमेय लागू होती है। ठीक है, क्योंकि उपरोक्त शर्तों का पालन करता है अतः यहाँ पर क्या होगी मध्यमान प्रमेय लागू होती है। तो कोई वास्तविक संख्या सी इज द एलिमेंट ऑफ 1,4 इस प्रकार अस्तित्व में होगी कि एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो हमने यहाँ से पहले एफ डैश सी की वैल्यू निकाल ली, फिर अपने फंक्शन का अवकलन किया। ठीक है, अवकलन करने के बाद उसमें एक्स के प्लेस पर सी को रिप्लेस किया, फिर एफ डैश सी की वैल्यू हमें पता ही चल चुकी है 1 आ गया है, उसकी वैल्यू को 1 के करके सी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, यानी बिंदु 5,2 पर ये क्या होगा, इसकी जो टेंजेंट होगी वो आपके फंक्शन की टेंजेंट के इक्वल होगी। ठीक है, फिलहाल हमें क्वेश्चन में मध्यमान प्रमेय को लागू करवाना था, लागू करवा दिया और इसकी सहायता से हमने सी की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, बस इतना सा काम यहाँ पे करना है। हो गया क्वेश्चन नंबर 5। मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। यदि अंतराल a कामा b में एफ एक्स इक्वल टू इतना a बराबर 1 b बराबर 3 एफ डैश सी 0 के लिए एफ डैश सी 0 के लिए सी इज द एलिमेंट ऑफ 1,3। अच्छा एफ डैश सी खुद ही 0 दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a कामा b में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x, जहां a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 3, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 के लिए c इज द एलिमेंट ऑफ 1, 3 को ज्ञात कीजिए। देखिए पहला काम तो इस पर मध्यमान प्रमेय लागू करनी है, ठीक है। तो मध्यमान प्रमेय लागू करने के लिए चूंकि फलन क्या है हमारा, बहुपदीय है, और ये सतत भी होगा और क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। चूंकि एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है, एफ एक्स क्या एक बहुपदीय फलन है जो सभी एक्स इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर के लिए सतत व अवकलनीय होता है। अवकलनीय होता है, ठीक है। अतः implied that एफ एक्स हमारा क्लोज इंटरवल 1,3 पर क्या है, सतत है, ठीक है। और एफ एक्स ओपन इंटरवल 1,3 पर क्या है, अवकलनीय है। मध्यमान प्रमेय लागू कर रही है ना, दो शर्तें पालन कर रहा है, और F1 F3 के बराबर कोई पॉसिबल बात ही नहीं है, ठीक है। F1 और F3 की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। F1 और F3, एक मिनट।
चलिए इतनी बात हो गई कि आपका फलन क्या है, 1,3 पर सतत है बंद अंतराल पर, और खुले अंतराल 1,3 पर क्या है, अवकलनीय है। ठीक है, क्योंकि फलन एफ एक्स मध्यमान प्रमेय की सभी शर्तों का पालन करता है, कर रहा है ना, अतः एक वास्तविक संख्या C is the element of 1,3 अवश्य उपस्थित होगी कि एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना, एफ बी माइनस बी कितना है यहाँ पर 3 ना, तो एफ बी माइनस एफ वन कितना है 1 बटे कितना, यानी 3 माइनस 1। चलिए तो इसको सॉल्व करने से पहले क्या कर लेते हैं, हम पहले अपने फंक्शन या पहले एफ डैश सी की वैल्यू ही निकाल लो। तो पहले एफ थ्री की वैल्यू निकालोगे, एफ थ्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी में डायरेक्ट निकाल लो ना। एफ थ्री थ्री की जहां आप क्या रख दो, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 माइनस 3 त्रिक का 9 9 बचे 45 माइनस 3 त्रिक का 9 माइनस एफ वन की वैल्यू जब रखोगे सारी वैल्यू प्लस में हो जाएंगी। आप अभी ब्रैकेट ले लो, एक का वर्ग एक का घन करोगे, 1 5 माइनस 3 यही होगा ना, बटे कितना 3 माइनस 1 2।
कहाँ पर, हाँ 3 तिरिक का 9 होगा ना। अरे हाँ यहाँ पे तो 3 ही होगा, अच्छा यहाँ पर 9 होगा। 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये देखो कितना आ जाएगा, 27 है, 45 है, 9 है, तो 45 9 कितना हो गया, 54। और 27 - 54 कितना आएगा, -27। और यहाँ पर 5 3 8, एक में से 8 गया, कितना आ जाएगा, -7। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 बटे कितना, 2, बराबर 27 में से 7 घटा दो कितना हो जाएगा, -20/2 का मतलब कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। आगे इतनी बात समझ में। तो एफ डैश सी की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब यहाँ पर अपने फलन का अवकलन करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया गया है, x³ - 5x² - 3x। इसका अवकलन कीजिए, एफ डैश एक्स निकालिए, कितना हो जाएगा ये, 3x² -5 दूनाई 10x माइनस कितना 3। समझ गए इसको ना। एफ डैश एक्स में किसका रख दीजिए वैल्यू, अब सी की। देखो एक्स का मान ये तो क्या बना लिया, द्विघात समीकरण बना लिया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एफ डैश सी रख दीजिए, कितना हो जाएगा ये, 3c² माइनस 3। और जबकि एफ डैश सी की वैल्यू कितनी है, -10 है, तो 3c² - 10c - 3 इज इक्वल टू किसके, -10 के। ठीक है, -10 को इधर उठा लाओ, तो 3c² - 10c -10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +10। और +10 में से 3 घटा दो कितना बचेगा, ये +7, बराबर किसके, 0 के। 7 त्रिक 21, गुणा करने पर 21 और जोड़ने पर कितना, 10। 3 सते 21 और 3 और 7 10, बन रहे हैं गुणनखंड ना, गुणनखंड कर दो इसका। 3c² - 10c यहाँ कितना रख दो, 3c माइनस कितना 7c प्लस कितना इज इक्वल टू, इसमें से क्या कॉमन होगा, 3c कॉमन होगा, माइनस कितना, क्या बचेगा यहाँ पर, c - 1 बचेगा, है ना। c माइनस कितना बचेगा भाई, 3c पूरा कॉमन हो गया ना। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर -7 कॉमन हो जाएगा और c माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर किसके। अब एक ब्रैकेट में कितना आपका c - 1, दूसरे ब्रैकेट में कितना 3c - 7, बराबर किसके, 0 के। तो c की दो वैल्यू आ गई, एक तो 1 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना आ जाएगा, +7/3। ठीक है, तो 1,7/3 दो मान आ गए सी के। यानी दो बिंदु ऐसे होंगे, देखो हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर हम ग्राफ थोड़ा इधर उधर बना लें तो हमें काफी बिंदु ऐसे मिल सकते हैं, एक से अधिक भी बिंदु मिल सकता है, कोई जरूरी नहीं कि एक ही बिंदु ऐसा हो। ठीक है, तो यहां पर हमें दो बिंदु मिल गए। बस अब बात यह है, क्या ये दोनों बिंदु हमारे 1,3 अंतराल में उपस्थित हैं। भाई 7/3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 दुनाई 6, 2 दशमलव कुछ आएगी, है ना। और 2 दशमलव कुछ आएगी मतलब 3 से तो कम ही है ना, 1 और 3 के बीच में है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि 1,7/3 ना, 7/3 c इज इक्वल टू 1,7/3 इज द एलिमेंट ऑफ किसके, 1,3। ठीक है, आंसर सी की वैल्यू पूछा था, सी की वैल्यू आ गई। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था, यहाँ पे बस एक द्विघात समीकरण बना जिसको हल करना आपको आता है। द्विघात समीकरण करके उसने पूछा था एफ डैश सी के बराबर 0 के लिए सी की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो किसके बीच में उपस्थित हो, 1,3 के बीच में उपस्थित हो, तो उसको हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया।
अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, और इसमें दिया गया है कि प्रश्न संख्या 2 में उपर्युक्त दिए गए तीनों फलनों के लिए मध्यमान प्रमेय की अनुपयुक्तता जांच कीजिए। तो प्रश्न नंबर 2 जो थे, इसमें तीन खंड जो थे हमारे, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था हमारा, ठीक है, जिस पर हमने अभी रोले की प्रमेय सत्यापित की है, उन तीनों पर हमें मध्यमान प्रमेय सत्यापित करनी है। ठीक है, सत्यापित करने का मतलब जांच करना है कुल मिलाकर। अनुपयोगिता की जांच कीजिए मतलब उस पर मध्यमान प्रमेय लागू होगी या नहीं। तो हमने देखा था तीनों पर तो हमारी रोले की थ्योरम तो नहीं लागू हो रही थी। स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन हमारे ना तो कंटिन्यूअस थे और ना ही डिफरेंशिएबल थे। तो जब ये दोनों ही स्टेप इससे फॉलो नहीं हो रही थी तो ये मध्यमान प्रमेय भी इस पर लागू नहीं होगी। तीसरी कंडीशन पर हमारा जो एफ एक्स था वो एक बहुपदीय फलन था एक्स स्क्वायर माइनस वन, और वो आपका कंटिन्यूअस भी था, डिफरेंशिएबल भी था। ठीक है, और तीसरी चीज उसमें एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ टू था। ठीक है, इस वजह से वहां पर रोले की थ्योरम तो अप्लाई नहीं हो पाई, लेकिन मध्यमान थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। तो उसके लिए आप सी फाइंड कर लेना। ठीक है, तो प्रश्नावली खत्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही आज की क्लास में। अगले वीडियो में आपकी हम मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है, विविध प्रश्नावली जो है, इस पर चर्चा करेंगे और इसके क्वेश्चन लगाएंगे। तो विविध प्रश्नावली में कुछ गिने चुने क्वेश्चन ही हम बताएंगे, काफी क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना होगा, क्योंकि विविध प्रश्नावली का मतलब होता है कि अब तक जो भी आपने पढ़ा उन सब पर निचोड़ मिलाकर इस प्रश्नावली में दिया जाता है, और कुछ स्पेशल क्वेश्चनों को इसमें दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें कितने क्वेश्चन है भाई? 23, 23 क्वेश्चन है। तो 23 में से ये मान के चलिए कि आपको 7-8 क्वेश्चन ही बताने जाने वाले हैं, तो काफी आप परिश्रम कीजिए, चीजों को लगाइए। ठीक है, और एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आप सबके लिए होमवर्क रहेगा, और इस होमवर्क को आप कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड कीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हम होमवर्क यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये है आपका होमवर्क, इस होमवर्क को आप कंप्लीट करके लाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।